ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मुज्तबा खामेनी ने या उनके कार्यालय ने तय किया है कि अगस्त का मध्य उनके लिए जमीनी स्तर पर फैसला थोपने का समय है। आज जुलाई का आखिरी दिन है, 31 जुलाई, और कुछ दिन पहले जब हमने आपसे बात की थी उसके बाद से बहुत कुछ हो चुका है। असल में चीजें हर घंटे बदल रही हैं, घंटे दर घंटे। हमें अंदरूनी जानकारी देखने का विशेष अवसर मिला है, इसलिए हम ये आपके सामने ला रहे हैं, जबकि आज वो दिन नहीं है सोलो जब हमें आपसे बात करनी होती है। हम आपसे सोमवार, मंगलवार और बुधवार को बात करते हैं, लेकिन मेरे प्रिय मित्र और सहयोगी पेपे ने कृपया मुझसे बात करने के लिए सहमति दी है। ऐसे से समय रफात और बात का था और वो खाना खा रहे हैं। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम उनके डिनर में खलल डाल रहे हैं, लेकिन हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम आपके लिए ताज़ा जानकारी, ताज़ा बदलाव और नया मोड़ लेकर आना चाहते हैं, तो हम यही करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सब्सक्राइब बटन दबाएं, लाइक बटन दबाएं। एल्गोरिदम यही देखना चाहता है, और अगर आप हमें समर्थन देने की कृपा करें तो सबस्टैक पर जाएं। नाम वही है, पेड मेंबर बनिए और हम हर हफ्ते ब्रीफिंग शेयरिंग से एडप्टेबल बॉक्स से। तो इस परिचय के साथ पेपे सिंगर। Pepe, please go ahead. Thank you. Thanks, Mr. Z. Thanks, everybody. धन्यवाद, शुक्रिया, मिस्टर जेड, और दुनिया भर में हमारे बढ़ते हुए दर्शकों का भी धन्यवाद। अभी मुझे सचमुच 5 मिनट पहले एक बहुत बड़ी इंटेल रिपोर्ट मिली है। तो आज हम वही करने जा रहे हैं जो हमने इस हफ्ते की शुरुआत में किया था। मैं आपके साथ इस इंटेल रिपोर्ट को देखूंगा। मुझे इसे पूरा पढ़ने का भी समय नहीं मिला, इसलिए इसके कुछ हिस्से मैं आपके साथ पहली बार पढ़ूंगा। और मिस्टर जेड ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। हमें उच्च गुणवत्ता वाली, बेहद संवेदनशील इंटेल मिलती है। ये कभी भी आ सकती है, सचमुच हर दिन। कभी 1 घंटे में कुछ आता है, फिर अगले घंटे में कुछ और, फिर एक और फ़ोन कॉल। यही तरीका है। तो आप सभी के लिए ये बहुत बहुत साफ होना चाहिए कि ये बिना मिलावट वाली उच्च गुणवत्ता की इंटेल है, सीधे स्रोत से। High quality intel straight from the source. So it's up to us to analyze this intel, digest. तो इस खुफिया जानकारी का विश्लेषण करना, उसे समझना और आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। या फिर आज की तरह हम इसे साथ मिलकर देखते हैं, क्योंकि जाहिर है इसमें कुछ मुद्दे बेहद संवेदनशील हैं। इसलिए कृपया हमारा साथ दीजिए, क्योंकि इस तरह की बातों को किसी भी मीडिया में बहुत कम उठाया जाता है। और अगर आपकी कोई आलोचना है तो निश्चित रूप से मुझे रचनात्मक आलोचना सुनना पसंद है, नाम लेकर अपमान करना या चरित्र हनन नहीं। ठीक है, तो अब मुद्दे की बात पर आते हैं। युद्ध एक निर्णायक चरण की ओर बढ़ रहा है। खैर, मैं कहूंगा कि यह सदी की सबसे बड़ी कमबयानी है। हाँ, हम एक निर्णायक चरण में हैं, खासकर इसलिए क्योंकि हम, मेरे हिसाब से, एक अहम लाल रेखा से करीब 2 हफ्ते दूर हैं। अगस्त के मध्य तक सबसे विश्वसनीय रिपोर्टों के अनुसार अमेरिकी सामरिक पेट्रोलियम भंडार के घटने को लेकर एक लाल रेखा आ जाएगी। अब तक ये बात हर कोई जानता है, और हमारी उम्मीद है कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी जानते होंगे। इसलिए अगले 2 हफ्तों में कुछ भी हो सकता है। कुछ सर्वनाशकारी, बेतुका, मूर्खतापूर्ण, अति यथार्थवादी, या फिर ये सब कुछ एक साथ। और हम अब इसी मोड़ पर खड़े हैं। ये बेहद खतरनाक चौराहा है, और ये चौराहा इसलिए और भी खतरनाक होता जा रहा है क्योंकि इस बेहद औसत दर्जे के अमेरिकी प्रशासन के फैसले लेने वाले हलकों में भी शायद इनमें से कुछ अहम लोग ये समझने लगे हैं कि आगे एक भी अच्छा विकल्प नहीं बचा है। अभी भी बाहर निकलने का एक रास्ता है जो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन वह तेजी से सिमट रहा है, दिन ब दिन नहीं, घंटे दर घंटे। और अब वह लगभग, और ये बात ईरानी नेतृत्व की ओर से आ रही है। मैं कहूंगा कि ये बात लगभग तय हो चुकी है कि वे आश्वस्त नहीं हैं कि अब से MOU एक व्यावहारिक विकल्प होगा, क्योंकि अमेरिकी इसे तोड़ रहे हैं। शुरू से ही हस्ताक्षर करने के बाद उन्होंने इसे तोड़ा, फिर दोबारा तोड़ा। MOU में बताए गए 14 बिंदुओं में से उन्होंने एक भी प्रतिबद्धता कभी पूरी नहीं की।
और नेता मोज़तबा खामेनेई को, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्यों को, राजनीतिक नेतृत्व को, खालिबाफ को, अरागची को, बाकी सभी को, विदेश संबंध मंत्रालय को, IRGC के जनरलों को, सैन्य औद्योगिक तंत्र को और लगभग 9 करोड़ ईरानियों को, यानी पूरी ईरानी आबादी को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि अमेरिका के साथ कोई कूटनीतिक बातचीत संभव है। a diplomatic negotiation with the United States. And that's very complicated because it transfers. और ये बहुत जटिल है क्योंकि इससे इस युद्ध का संभावित समाधान युद्ध क्षेत्र पर चला जाता है और एक बार फिर दोनों युद्ध जो वास्तव में एक ही युद्ध हैं आपस में मिल जाते हैं। रूस आखिरकार इसी निष्कर्ष पर सिर्फ कुछ हफ्ते पहले पहुंचा जब उसे पता चला कि तथाकथित एंकोरेज की भावना दफन हो चुकी है, पूरी तरह खत्म हो चुकी है और उसे अमेरिकियों ने दफन किया है। मिसाल के तौर पर इसी वजह से उनके शीर्ष राजनीतिक, दुनिया के सबसे सक्षम राजनीतिक सर्गेई लावरोव ने कहा कि हाँ, यूक्रेन में हमारे खिलाफ नाटो का ये प्रॉक्सी युद्ध क्षेत्र पर ही तय होगा। तो हम कह सकते हैं कि तेहरान में फैसले लेने वाली शक्तियां भी 95% या शायद 99% निश्चितता के साथ इसी निष्कर्ष पर पहुंच चुकी हैं। By the deciding powers in Tehran. Okay. ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी इस खुफिया रिपोर्ट मुताबिक, जो मूल रूप से विस्निग्ध में 200 ग्राम तेहरान इस नतीजे पर पहुंचा है कि वॉशिंगटन इस्लामाबाद MOU का सम्मान नहीं करेगा। उन्हें यह समझने में थोड़ा समय लगा। उन्होंने इसे एक मौका दिया। उन्होंने हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति पेजेशकियन ने MOU पर हस्ताक्षर किए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी उस पर हस्ताक्षर किए। वे इंतजार कर रहे थे कि अमेरिकी अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करें। कुछ नहीं हुआ। उन्होंने ईरान के खिलाफ एक नया बारी अभियान शुरू कर जो 13 दिनों तक चला। अब वे एक और अभियान शुरू करना चाहते हैं, जैसा कि वॉशिंगटन और मारे लागों में बैठे मुख्य शोर मचाने वाले लगातार कहते रहते हैं। तो MOU के लिए कोई जगह नहीं बचती। इसका मतलब है कि मूलतः पाकिस्तानी मध्यस्थों की सारी मेहनत, जिसमें कतर और ओमान का भी योगदान था, दुर्भाग्य से बेकार जा सकती है। लेकिन हकीकत यही है, ये स्थापित तथ्य है। यह कोई अटकल नहीं है और नहीं कोई मनचाही सोच। तो ईरानी रणनीति, जिसके बारे में मैंने इस हफ्ते लिखा है, मैंने इस हफ्ते लगातार 3 कॉलम लिखे, का सार यह है कि दूसरी बातों के अलावा, जिसमें यमन सऊदी अरब का नया मोर्चा भी शामिल है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त के मध्य में होने वाले फैसले से पहले खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य अड्डों के ढांचे को धीरे धीरे इस्तेमाल के लायक न रहने देने के लिए एक जानबूझकर चलाया गया अभियान। बिल्कुल, ये कहने का एक और तरीका है कि हाँ, 2 हफ्तों के भीतर ईरानी रणनीति यह है कि पेंटागन और सेंटकॉम को फारस की खाड़ी के ज्यादातर ठिकानों से और उससे भी आगे बाहर निकाल दिया जाए या नष्ट कर दिया जाए, क्योंकि इसमें इराक का एरबिल और जॉर्डन भी शामिल है। और यही वजह है कि इन ठिकानों पर बार बार जबरदस्त हमले किए गए हैं। जो ठिकाने नष्ट नहीं हुए हैं, वे पूरी तरह नष्ट होने की प्रक्रिया में हैं। तो जब ईरान जॉर्डन में सेंटकॉम अभियानों के दिमाग पर हमला करता है, और इस हफ्ते ये बहुत बड़ा हमला था, तो उसने अमेरिकियों को मूलतः मजबूर कर दिया कि वे फारस की खाड़ी में अपने सभी ठिकानों की योजना और समन्वय को किसी दूसरी जगह स्थानांतरित करें। और अंदाजा लगाइए, यह अलग जगह कहाँ है? मौत का पंथ, इजराइल। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ईरानियों ने अमेरिकियों के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोसिस्टम और तंत्र को उस जगह पहुंचा दिया है जहां वे शुरू से उसे रखना चाहते थे, इजराइल। उन्होंने इजराइल को एक बॉक्स के अंदर डाल दिया है। यही मुख्य बात है। तो अब वे इजराइल के भीतर मौजूद इन सभी ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। उन्हें पता है कि वे कहाँ हैं, और जब चाहें अपनी मर्जी से हमला कर सकते हैं। और देर सबेर उन्हें फारस की खाड़ी में फैले इस अमेरिकी इकोसिस्टम की चिंता करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यह एक शानदार सैन्य रणनीति है जिसे सिर्फ कुछ हफ्तों में पूरी तरह सटीक तरीके से
अंजाम दिया गया है। Executed with perfection in a matter of only a few weeks. And this is the Pentagon, CENTCOM are और पेंटागन और सेंटकॉम इस बात को लेकर पूरी तरह बौखला गए हैं। not even that बात सिर्फ पिछले शुक्रवार की उस बैठक की भी नहीं है, ठीक एक हफ्ते पहले की, जब कमरे के तापमान से ज्यादा IQ वाले कुछ जनरलों ने ट्रंप को अमेरिकी ठिकानों की स्थिति और इस तथ्य के बारे में बताया कि उनके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो हालात हर मिनट बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसलिए अमेरिका की ओर से ईरान के खिलाफ तथाकथित गेट्स ऑफ हेल ऑपरेशन की संभावना कम होती जा रही है। बेशक अगले करीब 2 हफ्तों के दौरान हर तरह की बेतुकी बातें सामने आ सकती हैं, प्रलकारी, अतियथार्थवादी, बेवकूफाना, मूर्खतापूर्ण, हताश, जो नाम लेना हो ले लीजिए। लेकिन ईरान के खिलाफ अमेरिका का बहुत बड़ा हमला होने की संभावना कम है। big American offensive against Iran is unlikely. And they don't even have the intelligence. और उनके पास न तो इतनी समझ है, न ही उसे करने के लिए जरूरी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, और न ही ये जानने की क्षमता कि इसे ठीक से कैसे अंजाम दिया जाए बिना इस जोखिम के कि उन पर जबरदस्त जवाबी हमला हो, यानी इजराइल के खिलाफ इजराइल के भीतर जवाबी हमला। तो ये सिर्फ एक हिस्सा है जो हमने सीखा है। इसके दूसरे भी बहुत दिलचस्प पहलू हैं जिन पर मैंने आज सुबह अपने कॉलम में बात की थी। वो आज दोपहर यूरोप एशिया समय क्षेत्र में प्रकाशित हुआ। उसमें ईरान के लिए चीन के योगदान की बात थी। हाँ, चीन सक्रिय है, और हाँ, चीन पाकिस्तान के जरिए सक्रिय है। यह ऐसी बात है जिसे न पाकिस्तान न चीन सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर सकते हैं या स्वीकार करना चाहेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि वॉशिंगटन में नीरो, बारबारिया का बबून, आप उसे जो भी कहना चाहें, वह जितना पहले से पागल है उससे भी ज्यादा बेकाबू हो जाएगा। In Washington, he will go even more bonkers than he already is. But the facts which are लेकिन हमारे खुफिया सूत्रों से जिन तथ्यों की पुष्टि होती है वे ये हैं कि सब कुछ समुद्री रास्ते से चीन से ग्वादर तक जा रहा है। ग्वादर का बंदरगाह अरब सागर में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का हिस्सा है, और ग्वादर से वे चाबहार जा सकते हैं जो ईरानी क्षेत्र में सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है। फिर चाबहार से वे ईरानी साधनों, मार्गों और संपर्क नेटवर्क के जरिए पूरे ईरान में जहां भी उन्हें जरूरत हो वहां तक पहुंच सकते हैं। तो एक सैन्य धुरी है चीन, पाकिस्तान, ईरान। लेकिन अब एक बहुत जटिल करने वाला कारक भी है, और मैं श्री जैद से पूछने जा रहा हूं कि इस खास मुद्दे पर उनके सूत्र उन्हें क्या बता रहे हैं। यमन के खिलाफ फिर से लड़ने के लिए सऊदी अरब के नेतृत्व वाला तथाकथित गठबंधन, जिसमें कई इस्लामी मुस्लिम देश शामिल हैं, अरब भी और गैर अरब भी। Arab and non-Arab to fight Yemen again. This is one ये आधुनिक इतिहास की सबसे मूर्खतापूर्ण भू राजनीतिक चालों में से एक है। modern history. It's unqualifiably stupid. यह बेहिसाब मूर्खतापूर्ण है। सऊदी अरब एक ही समय में यमन, ईरान और इराक तीनों को नाराज कर रहा है, क्योंकि सऊदियों ने अमेरिकियों के साथ मिलकर इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट्स पर हमला किया, और ट्रंप ने यह कहकर झूठ बोला कि इराक के प्रधानमंत्री ने इसकी अनुमति दी थी। अगर इस नए इराकी प्रधानमंत्री ने, जो एक अरबपति गोगो बॉय है, इसकी अनुमति दी होती तो वे 5 सेकंड भी नहीं टिकते। अगर ऐसा हुआ होता, यानी अपने ही देश, अपने ही इलाके पर हमले की मंजूरी दी गई होती, तो बगदाद में तुरंत सत्ता परिवर्तन हो जाता। तो सऊदियों ने एक ही समय में पूरे प्रतिरोध के धड़े को, या कहें प्रतिरोध के धड़े में मौजूद लगभग हर किसी को नाराज कर दिया है। उन्होंने इस पागल गठबंधन के खिलाफ इस्लामी, अरब और गैर अरब देशों को खड़ा कर दिया है। ये गठबंधन लागू ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि यमन की प्रतिक्रिया विनाशकारी होने वाली है, और वे ये बात पहले ही कह चुके हैं। खुद नेता अब्दुल मलिक अल हूती के जरिए तनाव बढ़ाने का जवाब तनाव बढ़ाकर दिया जाएगा, और हम जानते हैं कि यमनी लोग तनाव बढ़ाने में कितने सक्षम हैं। And we know how capable of escalating the Yemenis are. In USAP 34, Have any of you heard about क्या आप में से किसी ने कतर की नौसेना या कुवैत की नौसेना के बारे में सुना है? Of course not, because बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है।
लेकिन वे इस गठबंधन का हिस्सा हैं। मगर इस पूरे नए नाटक में सबसे अहम बात यह है कि गठबंधन में 3 प्रमुख देश शामिल हैं: पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की। ठीक है, तुर्की से शुरू करते हैं। तुर्की नाटो का हिस्सा है। अगर हम तुर्की को यमन के खिलाफ इस हमले में दखल देते हुए देखते हैं, और ऐसा होगा, तो व्यावहारिक तौर पर इसका मतलब है कि नाटो यमन पर हमला कर रहा है, और इसका मतलब है कि नाटो इनकार करने की गुंजाइश बनाए रखते हुए यमन पर होने वाली आगामी बमबारी को नियंत्रित करेगा। क्यों? क्योंकि वे यमनी क्षेत्र पर बमबारी के लिए सऊदी अरब के जेट विमानों का इस्तेमाल करेंगे। To bomb Yemeni territory. This is something to be. ये ऐसी बात है जिस पर हमें बहुत गंभीरता से ध्यान देना होगा कि यमन के खिलाफ ये नई नाकेबंदी कैसे काम करेगी। मिस्र ब्रिक्स का सदस्य है, ईरान भी ब्रिक्स का सदस्य है। मिस्र कभी किसी साथी ब्रिक्स सदस्य पर हमला नहीं करेगा, अमीरात के विपरीत। अमीरात ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य है और उसने ईरान पर हमला किया। लेकिन मिस्र की कहानी अलग है। वह ईरान के साथ रिश्ते सामान्य कर रहा है। वह कभी भी ऐसे गठबंधन के हिस्से के तौर पर ईरान पर खुलकर हमला नहीं करेगा जिस पर उसका नियंत्रण न हो। और इससे बात पाकिस्तान तक आती है, मिस्टर जेड। इस समय पाकिस्तान के लिए इससे ज्यादा असहज स्थिति की मैं कल्पना नहीं कर सकता। जैसे मैंने पिछली खुफिया रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें हमारे एक स्रोत ने कहा था कि पाकिस्तान अब, अगर मुझे उसके शब्द ठीक से याद हैं, एक खतरनाक और मुश्किल संतुलन बनाने की कोशिश में लगा है। खैर, इसे कहने का ये बहुत कूटनीतिक और परिष्कृत तरीका है। असल में हम बुरी तरह फंस गए हैं। पाकिस्तान आखिर कैसे अमेरिका और ईरान के बीच मुख्य मध्यस्थ के तौर पर काम कर सकता है, जिसका मतलब है कि ईरान को पाकिस्तान की कोशिशों पर भरोसा है और साथ ही सऊदियों के साथ एक गठबंधन का हिस्सा भी रह सकता है। सऊदियों के साथ उसका सैन्य समझौता है जिसे सिर्फ कुछ हफ्ते पहले और मजबूत किया गया है ताकि यमन के खिलाफ जाया जा सके, जो ईरान का एक अहम सहयोगी है। तो ईरानी, जाहिर है, अब इसे निन्यू फ्रीदौथ। So the Iranians, of course, this is early days. This coalition was announced yesterday. So the Iranians. इस गठबंधन की घोषणा कल हुई थी, तो ईरानी अब तक चुप हैं। उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा है। वे जमीनी हकीकत देखना चाहते हैं। लेकिन अगर उन्हें दिखता है कि यमन के खिलाफ आने वाले इस हमले में पाकिस्तान सऊदी अरब की मदद कर रहा है, तो मध्यस्थ के तौर पर उनकी सारी कोशिशें एक ही झटके में ध्वस्त हो जाएंगी। तो ठीक है, मैं अब एक ब्रेक लेता हूं क्योंकि आगे अभी बहुत कुछ बाकी है। लेकिन मैं मिस्टर जेड से उनके सूत्रों के आधार पर पाकिस्तान के इस खतरनाक और मुश्किल संतुलन साधने के प्रयास पर उनकी राय जानना चाहता हूं। वे क्या हासिल करने की उम्मीद कर रहे हैं? उन्हें लगता है कि ये मामला कहां तक जाएगा, या फिर क्या उन्होंने सऊदियों से कह दिया है कि देखिए, आप अपने दम पर हैं, हम आपके इस नए अभियान का हिस्सा नहीं हैं? मिस्टर जेड, कृपया। Mr. Z, please. Well, I can totally support. मैं आपकी कही हुई हर एक बात का पूरी तरह समर्थन कर सकता हूँ और मैं उसका पूरी तरह समर्थन करता हूँ, और ये काफ़ी हद तक, बल्कि पूरी तरह, उस खुफिया जानकारी से समर्थित है जो मुझे मिलती है, और उन लोगों के साथ मेरे रिश्तों और संपर्कों से भी, जिन पर मुझे भरोसा है कि वे हमें वह जानकारी देंगे जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। इस समय पाकिस्तान में 2 रुख मौजूद हैं। एक रुख पूरी तरह उसी बात के अनुरूप है जो आपने अभी कही, पेपे, यानी वे पूरी तरह समझते हैं कि यह उनके लिए टिकाऊ स्थिति नहीं है, कि यह ऐसी चीज नहीं है जो लंबे समय तक चल सकती है। दूसरा रुख चीन के साथ उनकी बातचीत और ईरान के साथ उनकी बातचीत से समर्थित है। हमने अभी तक इस पर रिपोर्ट नहीं की है क्योंकि हमें कहा गया है कि इस पर बहुत ज्यादा चर्चा न करें, और हमें बताया गया है कि ये बहुत संवेदनशील मामला है क्योंकि इससे ऐसा लगेगा कि वे दोनों जगहों से आदेश ले रहे हैं। लेकिन हकीकत में वे चीन से आदेश ले रहे हैं और ईरान से भी सलाह कर रहे हैं कि वे क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान में कोई भी सरकार ईरान के साथ किसी भी तरह का युद्ध या किसी भी तरह का हमला झेलकर टिक नहीं सकती।
वहाँ 4 करोड़ से ज्यादा बहुत बहुत मजबूत शिया लोग हैं जो 100% ईरान के साथ हैं। 100%। वे मरने के लिए तैयार हैं, वे हथियार उठाने के लिए तैयार हैं, वे कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इसलिए पाकिस्तान में कोई भी सरकार कभी इसका सामना करके नहीं टिकेगी। मेरा मतलब है, हम ये बात पहले भी ट्रांजिशन प्रोटोकॉल में कह चुके हैं। तो वे इस समय क्या कर रहे हैं? वे बेहद जोखिम भरी रस्सी पर चल रहे हैं। पैसों के लिए वे सूदियों से जुड़े हुए हैं। मेरा मतलब है, इसे बिल्कुल साफ तौर पर रखें, वित्तीय स्थिति के कुप्रबंधन की वजह से सूदी उन्होंने बचाया ही। मैं इस पर बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता, क्योंकि इससे वे लोग नाराज हो जाएंगे जो हमें वह खुफिया जानकारी दे रहे हैं जो हमें हासिल करनी है और अपने दर्शकों तक पहुंचानी है। लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि सूदी उन्हें वह धन दे रहे हैं जिसकी उन्हें IMF के कर्जों से छुटकारा पाने और बाकी सब के लिए बेहद जरूरत है, और साथ ही उनकी ईरान के प्रति वफादारी भी है। तो जब मैं उनसे इसी मुद्दे पर बात कर रहा था तो वे मुझसे कह रहे थे, सुनिए, अगर हमें ईरान के खिलाफ कुछ करना होता तो हम चीन और ईरान के बीच वह माध्यम नहीं होते जिसके जरिए बेहद उन्नत हथियारों का भारी हस्तांतरण हो रहा है। यही चीज ईरान को इतना शक्तिशाली बनने दे रही है। तो आपके सवाल का जवाब पेपे, और वह जवाब जो मुझे लगता है कि हमारे दर्शक चाहते हैं, यह है कि हाँ, पाकिस्तान चट्टान और कठिन जगह के बीच फंसा हुआ है और वे कभी ईरान पर हमला गिराएंगे या ईरान के हितों के खिलाफ कुछ करेंगे। यही वह ईरान के कहने कर। लेकिन क्या ठीक है, आपको बीच में रोकने के लिए माफ कीजिए, क्या वे आपके सूत्रों के मुताबिक सऊदी अरब की ओर से यमन पर हमला करेंगे? यूएन से सीमित रूप में सूदियों को संतुष्ट करने के लिए कर ड्रिल्ड वर्ष पहले कर चुके हैं, और साथ ही वे जोर माफी मेज चुके हैं। हाँ, उन्हें यह उन्होंने ऐसा कब किया? Des weiter half is then laut da Kialis, hafte verpallet. मुझे बताया गया कि हफ्ते पे के आरालिक टीम टेम्परमेंट जीत का लोअर स्ट्रेंथ वे उसके तुर्बे ही वे सुलग सनद सुलस करने की कोशिश कर रहे थे। अनस टाथ, मैं बस वहीं आ रहा हूँ, मुझे पता है। ठीक है, लेकिन ठीक है, इससे हमारे सवाल का जवाब नहीं मिलता, क्योंकि हमने अब तक युद्ध क्षेत्र में, हवा में, जमीन पर या समुद्र में भी यमन पर बमबारी के मामले में सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की सक्रिय साझेदारी के कोई तथ्य नहीं देखे हैं। अगर ऐसा होता है तो हम जानते हैं कि फिर सारे अनुमान बेकार हो जाएंगे, और हम जानते हैं कि मध्यस्थ के तौर पर पाकिस्तान की भूमिका खत्म हो जाएगी। और मुझे यकीन है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हर कोई इस बात से वाकिफ है। ऐसा नहीं होने वाला है पेपे। मुझे जो भी जानकारी दी गई उसके मुताबिक जो कुछ हुआ वह बहुत सीमित था। वह ऐसे इलाके में हुआ जहां कोई नुकसान नहीं हुआ, और वो सूदियों का दबाव हटाने के लिए एक दिखावटी कदम था। उसके तुरंत बाद मुझे बताया गया कि सुलह सफाई की कोशिशें हुई, और मुझे ये भी बताया गया कि उन्होंने सूदियों से कह दिया है कि अगर बात आर पार की आ गई तो वे इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि वे इसका खर्च नहीं उठा सकते। पाकिस्तान में कोई भी सरकार इसे झेल नहीं पाएगी। बिल्कुल ठीक है, मैं इस विशाल खुफिया रिपोर्ट को देख रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने इसके मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में रखने की कोशिश की है। पहले भी हमलों की बात हुई थी, हाँ, एक बार फिर, और रिपोर्ट जॉर्डन, कुवैत, बहरीन और होर्मुज क्षेत्र में हुए हमलों पर लौटती है। यह एक व्यवस्थित बेस डिनायल अभियान है जिसका मकसद अमेरिकी सैन्य मौजूदगी को टिकाऊ न रहने देना है। बिल्कुल, और ये मौजूदगी पहले ही टिकाऊ नहीं रह गई है। पेंटागन के जनरल ये पहले से जानते हैं, सेंटकॉम भी जानता है।
और ये तथ्य कि वे अपने पश्चिम एशिया ऑपरेशन की सारी रणनीतिक क्षमता इजराइल में स्थानांतरित कर रहे हैं साबित करता है कि उन्हें फारस की खाड़ी में अपने ही ठिकानों से वास्तविक समय में बाहर निकाला जा रहा है। तो भू राजनीतिक घटनाक्रम के लिहाज से ये पहले ही बहुत बड़ी बात है। कुछ महीने एक सिक्सी ने उम्मीद ऐसा होगा, अब यह हुआ है। और ये ईरानी रणनीति के फिर से ढाले गए, फिर से बारीकी से तैयार किए गए रूप का हिस्सा है जो अब निष्क्रिय नहीं रही है। और अब ये सिर्फ रणनीतिक संयम भी नहीं है, ये रणनीतिक संयम और रणनीतिक आगे बढ़ने का मिश्रण है। और आगे बढ़ने के संदर्भ में अगर आप इसे IRGC के औद्योगिक सैन्य तंत्र के नजरिए से देखें तो ये वही बात है जो ईरानी शुरू से कहते आए हैं, पूरे पश्चिम एशिया में अपने ठिकानों से अमेरिका को बाहर निकालो। और अब वे अपनी पुनर्गठित रणनीति के जरिए इसे पूरा कर रहे हैं। यह विकेंद्रीकृत मोज़ेक से एक कदम आगे है जो एक रक्षात्मक रणनीति थी। विकेंद्रीकृत मोज़ेक को और परिष्कृत किया गया था। इसके शुरुआती विचार जनरल सुलेमानी के थे। इसे मुज्तबा खामेनेई के सीधे सुझावों से भी और परिष्कृत किया गया। जब वह सर्वोच्च नेता नहीं थे, वह IRGC के शीर्ष स्तरों के साथ भी सीधे संपर्क में थे। और अब अगला चरण है विकेंद्रीकृत मोज़ेक जैसी हमलावर रणनीति। और जाहिर है अमेरिकियों ने इसकी कभी उम्मीद नहीं की थी। कुछ हफ्ते पहले तक अमेरिकी मुख्यधारा के मीडिया में इस पर कोई गंभीर चर्चा नहीं थी। वह मीडिया जो मूलतः औद्योगिक सैन्य तंत्र और पूरे बेल्टवे से आने वाली हर बात का स्टेनोग्राफर है। पश्चिम एशिया में उनके ठिकानों को हो रहे नुकसान की कोई गंभीर बात नहीं हो रही थी। अब वे इस पर बात करने लगे हैं। और अब जाहिर है हर कोई पूरी तरह स्तब्ध है। रेड लाइन पार हो गई है ना? ठीक है, इस पर एक और अतिरिक्त बात। ठीक है, सऊदी अरब। सऊदी अरब ने यमन से निकलने की कोशिश में सालों बिताए। नहीं, उन्होंने यमन से निकलने की कोशिश नहीं की। तो मुझे इस रिपोर्ट से असहमति जताने दीजिए। सऊदी अरब ने 2009 में रियाद और सना के बीच एक समझौता ज्ञापन किया था जिसका वे कमोबेश सम्मान कर रहे थे। लेकिन MOU के साथ साथ एक नाकाबंदी भी थी। और ये नाकाबंदी 11 साल से ज्यादा समय से चल रही है, लगभग 12 साल। तो कुछ हफ्ते पहले यमन और ईरान ने क्या किया? उन्होंने नाकाबंदी तोड़ दी जब एक ईरानी एयरबस महान एयर की उड़ान सना हवाई अड्डे पर आई। वह यमनी प्रतिनिधिमंडल को लेने आई थी जिसे वे अयातुल्ला खामेनेई के अंतिम संस्कार की रस्मों के लिए ईरान ले जाते। फिर महान एयर की एक और उड़ान सना वापस आई जिसमें यमनी प्रतिनिधिमंडल और कुछ दूसरे यमनी लोग थे जो पूरे ईरान में फैले हुए थे। विमान पूरा भरा हुआ था और सना हवाई अड्डे के रनवे पर सऊदी अरब ने बमबारी की। तो ये सब सऊदी अरब ने शुरू किया। इसलिए अब दुनिया भर में जो लोग देख रहे हैं कि सऊदी अरब का ये नया गठबंधन कह रहा है, ठीक है, हमें लाल सागर में मुक्त नौवहन चाहिए। नहीं, आपने अपना समझौता ज्ञापन तोड़ा है। तुमने यमन के हवाई अड्डे पर हमला किया तो यमन को जवाब देना ही होगा। और अब इसके बाद वे कह रहे हैं, ठीक है, तुम हमारे साथ खेलना चाहते हो, यमनियों के साथ ऐसा मत करो। और सऊदियों को ये बात किसी से बेहतर पता होनी चाहिए। उन्होंने कहा, ठीक है, तो अब तुम अमेरिका के साथ मिलकर हम सबके खिलाफ, प्रतिरोध की धुरी के खिलाफ एक बहुत बड़े व्यापक हमले का हिस्सा बनोगे। ठीक है, तो हम तुम्हारे बंदरगाहों की नाकेबंदी करेंगे। और लाल सागर की नाकेबंदी चुनिंदा है। लाल सागर और बाब अल मंदब में सऊदी तेल निर्यात की नाकेबंदी है। और इसके भीतर भी कुछ बारीकियां हैं। चीन, अगर सऊदी तेल टैंकर यनबू से निकलता है, बाब अल मंदब पार करके एशिया तक ऊर्जा ले जा रहा है, लेकिन उसे चीन ले जा रहा है, तो वह बिना किसी परेशानी के गुजर सकता है क्योंकि बीजिंग और उसके बीच एक समझौता है। इसलिए ये एक चुनिंदा नाकेबंदी है। तो ये गठबंधन खैर शुरू से ही दयनीय है और जाहिर है इसमें अलग अलग कारणों से उन्हीं को लगाया गया है। जागीरदार राज्य,
दलाल अभिजात वर्ग, दैनीय कुलीन तंत्र, अरब, गैर अरब, छद्म इस्लामी, जो भी कह लें। और कुछ तो इतने दूर हैं कि उन्हें यह भी नहीं पता कि यमन कहाँ है, जैसे नाइजीरिया और बांग्लादेश। नाइजीरिया और बांग्लादेश इस गठबंधन में क्या कर रहे हैं? तो एक बार फिर हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि जो लोग खेल चला रहे हैं वे फूट डालो और राज करो की नीति खेल रहे हैं। यानी अमेरिकी मूलतः सऊदियों से कह रहे हैं तुम्हें यह करना ही होगा क्योंकि तुम प्रतिरोध की धुरी के खिलाफ हमारे सामूहिक विशाल आक्रमण का हिस्सा हो, इसलिए तुम्हें फिर से यमन से लड़ना होगा। और जाहिर है MBS यमन के मामले में घिरा हुआ है। वह जिधर भी देखता है उसका पैसा वहां नहीं है। उसका पैसा लंदन में है, उसका पैसा न्यूयॉर्क में है। हाउस ऑफ सूद सांपों का एक अड्डा है। वहां ऐसे शहजादे हैं जो मौका मिले तो उसे पीठ में छुरा घोंपने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सऊदी अरब की ज्यादातर आबादी हाउस ऑफ सूद से नफरत करती है। तो क्या कोई सऊदियों की मदद करने वाला है? कहीं भी कोई नहीं। तो अमेरिकी यमन के खिलाफ प्रतिरोध के धुरी के खिलाफ एक और मोर्चा खोलने के लिए सऊदियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या वे सफल होंगे? बिल्कुल नहीं। यमन से मत उलझिए। पश्चिम एशिया की राजनीति का पहला नियम। तो मिस्टर जेड, इस वक्त हम यहीं खड़े हैं और देखता हूं कि मेरे पास यहां कुछ और बिंदु हैं या नहीं। ईरानी जवाबी अभियान, उस पर हम बात कर चुके हैं। पाकिस्तानी चैनल आपने उस बेहतर खराब स्थिति में ना दी स्टारे जिसमें वो अब है। इराक मोर्चा, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इराक में जिन सालों तक मैंने काम किया उसकी वजह से मेरा इससे निजी लगाव है। मैं शॉकेंड एक्ट से भी पहले इराक गया था, फिर मैं कई बार वापस गया और हाल में पिछली प्रधानमंत्री सरकार के दौरान 2 बार गया। और निश्चित रूप से हश्द अल-शाबी से संपर्क रहा है, यानी पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट्स। जब आप इराक जाते हैं और लोगों के संपर्क में आते हैं तो वो सिर्फ बगदाद के बाहर की बात नहीं है। मसलन जब मैं आखिरी बार करबला गया था तो मैं हश्द अल-शाबी के सदस्यों से बात कर रहा था। वे लोकप्रिय हैं, वे बाकी सभी लोगों के बीच ही थे क्योंकि वे लोकप्रिय हैं और उनके नाम से ही यह बात साफ है। पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट्स। वे बगदाद के रक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए हैं और साथ ही उन्हें ग्रैंड अयातुल्लाह सिस्तानी का संरक्षण भी प्राप्त है, जो इराक में शियाओं के सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक धार्मिक प्राधिकारी हैं। और अमेरिकी तथा सऊदी इन लोगों से लड़ाई मोल ले रहे हैं। ये एक और बड़ी गलत चाल है। अलग अलग स्रोतों से अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन सैद्धांतिक रूप से और संभावित तौर पर पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट्स समग्र रूप में हिजबुल्लाह से भी बेहतर हथियारों से लैस हो सकती हैं। इनमें वे इकाइयां भी शामिल हैं जो हश्द अल-शाबी के करीब हैं, लेकिन सख्ती से कहें तो हश्द अल-शाबी का हिस्सा नहीं है, या फिर कताइब हिजबुल्लाह जैसी इकाइयां। इराक में कताइब हिजबुल्लाह बहुत चतुर है, बहुत अच्छी तरह हथियारों से लैस है और वे इराकी कुर्दिस्तान के एरबिल में अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। उनसे बहुत दूर नहीं। तो एक बार फिर इससे ये पुष्टि होती है कि यमनी खुफिया और ईरानी खुफिया एजेंसियां शुरू से अपने आकलन में सही थीं। और ये बात मुझे मेरे सबसे अच्छे यमनी दोस्त ने समझाई, जो एक स्रोत भी हैं क्योंकि वे सना की राजनीतिक परिषद के करीबी हैं। उन्होंने कहा, हमने पहचान लिया था कि अमेरिकी हम सब के खिलाफ एक बड़े व्यापक हमले की तैयारी कर रहे थे और यही यमन द्वारा बाब अल मंदब की चुनिंदा नाकेबंदी शुरू करने की सबसे बड़ी वजह थी, जो सिर्फ सऊदी अरब के खिलाफ थी, क्योंकि सऊदी अरब उन सब के खिलाफ अमेरिकी हमले की अग्रिम पंक्ति में था। तो मुझे उम्मीद है कि इससे आप सभी को इस बेहद जटिल शतरंज की बिसात के आपसी संबंध समझ में आए होंगे। लेकिन मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा मामला कितना जटिल है। इसे सिर्फ अलग अलग सुर्खियों तक सीमित नहीं किया जा सकता। और जैसा कि श्री जैद ने शुरुआत में कहा था, जो बिल्कुल सही है, स्थिति हर घंटे बदल रही है।
हम तो इसके साथ कदम भी नहीं मिला पा रहे हैं। हम यहाँ अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको सीधे स्रोतों से मिलने वाली सबसे अच्छी संभव जानकारी पहुंचाएं, और जाहिर है फिर हम उसकी तुलना अपने यमनी दोस्तों से मिली जानकारी, ईरान से मिली जानकारी वगैरह से करते हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है कि मैं इसे यहीं समेटना पसंद करूंगा श्री ज़ैद। मेरा ख्याल है कि कृपया आप आगे बोलिए। मैंने सारे अहम मुद्दों पर बात कर ली है और खुद को दोहराने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है, है ना? कताइब हिजबुल्लाह, हाँ बिल्कुल। Kataib Hezbollah, yes, exactly. We're talking about Kataib Hezbollah, very well weaponized in Iraq. हम इराक में मौजूद कताइब हिजबुल्लाह की बात कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी तरह हथियारों से लैस है। अगस्त में उन्होंने एक समय सीमा तय की है। हो सकता है कि बहुत से लोगों को इसका पता न हो। 6 अगस्त की कताइब हिजबुल्लाह ने 6 अगस्त की समय सीमा जारी की है, जो उन अमेरिकी ठिकानों के लिए है जो इराक के खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन सूदी क्षेत्र में स्थित है। ये बहुत गंभीर बात है। तो इसका मतलब है अगले हफ्ते अगर ये अमेरिकी ठिकाने तब भी वहां रहे तो कताइब हिजबुल्लाह उन पर सीधे हमला करेगा। और जहां तक MOU का सवाल है, मुझे लगता है कि हम सिर्फ यही सुर्खी बना सकते हैं। हाँ, अवसर की वह बहुत छोटी खिड़की अभी भी खुली है। ये पूरी तरह अंधकार में शून्य नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से ये हर दिन सिकुड़ती जा रही है। मिस्टर जेड, कृपया। Unfortunately. Mr. Z, please. Yes, everything that you said is completely. हाँ, आपने जो कुछ कहा है वो पूरी तरह उस बेहद उच्च स्तरीय खुफिया जानकारी से समर्थित है जो हम आपके लिए, अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। हम आपकी टिप्पणियों का स्वागत करते हैं, लेकिन कृपया समझिए, हम वही रिपोर्ट करते हैं जो खुफिया जानकारी हमें मिलती है, और हम ऐसी कोई जानकारी रिपोर्ट नहीं करते जिसके बारे में हमें लगे कि वह हमारी हर ज्ञात जानकारी से पूरी तरह समर्थित है। इसलिए अगर चीजें बदलती हैं तो उसकी वजह यह है कि जमीनी हालात बदल गए हैं। हमें बहुत विश्वसनीय सूत्रों से यह भी बताया जा रहा है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह ने, उनके कार्यालय ने तय किया है कि अगस्त का मध्य उनके लिए जमीन पर एक फैसला थोपने का समय है, जमीन पर बहुत महत्वपूर्ण फैसला। इसका मतलब है कि वे इंतजार नहीं कर रहे। ये जहद महत्वपूर्ण है। ये अमेरिकियों के लिए एक समय सीमा है, मिस्टर वुड। ठीक है, आपको MOU पर वापस जाना होगा। अगर आप ऐसे ही करते तो वो cards Gnacking Stanking। हाँ, तो ये ऐसी जानकारी है जो हमें विशेषाधिकार के तौर पर आप तक पहुंचाने का मौका मिला है। हमारा मानना है कि ये जानकारी किसी और के पास नहीं है। हमारा मानना है कि कॉरपोरेट मीडिया अपने हितों के कारण आपको ये जानकारी कभी नहीं देगा, और दुर्भाग्य से बहुत से स्वतंत्र मीडिया संस्थानों की भी इस तक पहुंच नहीं है। हमें सम्मान है कि जो लोग हमें ये जानकारी देते हैं वे हम पर भरोसा करते हैं कि हम इसे यथासंभव बिना छान फटक के आप तक पहुंचाएं। तो सुप्रीम लीडर के कार्यालय से मिली रिपोर्ट, जिस तक पहुंच होना हमारे लिए बहुत सम्मान और विशेषाधिकार की बात है, यह है कि उन्होंने तय किया है, मुस्तफा खामेनी ने तय किया है कि अगस्त के मध्य तक ऐसा समय आएगा जब वे जमीनी स्तर पर एक फैसला थोप देंगे, और उसके केवल ये नतीजे होंगे। या तो संयुक्त राज्य अमेरिका उनकी शर्तें मान ले, यानी पहले दिन से ही MOU लागू करे, दूसरे दिन से नहीं, या फिर वे संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए उस क्षेत्र में उसी तरह मौजूद रहना असंभव बना देंगे जिस तरह वह पिछले 50 वर्षों से मौजूद रहा है। यही मेरी अंतिम बात है। और समापन से पहले पेपे, आपकी कोई टिप्पणी? नहीं, मेरा मानना है इससे पोस्ट हमारी बातचीत सबसे बड़ी बात यही है, आने वाले ये 2 हफ्ते तय करेंगे कि इस युद्ध क्या होने वाला है। बिल्कुल। तो अगर हमारा काम पसंद है तो ठीक है, तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाइए, लाइक बटन भी दबाइए। एल्गोरिदम यही चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये जानकारी सीधे लिखकर में आपके मेल बॉक्स तक पहुंचे, तो कृपया मीडिया से संबंध के सबस्टैक वाले हिस्से पर जाइए और पेड मेंबर बनिए। महीने के $5 में हम हर सोमवार ये जानकारी आपके मेल बॉक्स तक पहुंचाएंगे। तो आपके समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जैसे ही हमें जानकारी मिलेगी हम जितनी जल्दी हो सके रिपोर्ट करते रहेंगे। आज हम शुक्रवार को यहाँ हैं जबकि ये रिपोर्टिंग का हमारा नियमित दिन नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद पेपे। आपको आपके डिनर से दूर बुलाने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपने बहुत बहुत मूल्यवान जानकारी दी। Toe. Okay, thanks. Por en ord en is second cheers. Bye bye.